हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वीज़न आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। इट मीन्स कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारी कल आ चुकी है। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में इस बार काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं और बहुत लेंथी, बहुत डेप्थ में भी है, तो टाइम लग सकता है, जिसे आज हम लोग एकदम डिटेल में देखने वाले। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, और ये डेट ट्रैप आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी कंट्री है जो चाइना है, जो कि इस तरीके का हरकत करती है। उनका अपना खुद का जो है ये एक डिप्लोमेसी है कि वो कैसे सारे कंट्रीज़ को एक ह्यूज डेट देकर, यानी कि ह्यूज यहाँ पे लोन देकर वो सबको कर्जे में डुबा देती है। तो ये डेट ट्रैप है किस तरीके से, डेट ट्रैप है किस तरीके से ये चाइना का चलते आ रहा है, और किस किस कंट्री को अपने कब्जे में रख चुका है चाइना, और आगे चलकर उसका क्या यहाँ पे पॉलिसी है, डिटेल में देखने वाले, एकदम डिटेल में। साथ ही यहाँ पे इंडिया की जो तिब्बत पॉलिसी है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये भी काफ़ी शानदार तरीके से समझाया गया है। तो मुझे लगता है आज मैं एक या यही दो टॉपिक को यहाँ पे समझा पाऊंगी। स्टार्ट करती हूँ या आज, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैं यहाँ पे पॉलिटी की लेसन ली थी, तो एमपी लैड हमारा एक स्कीम था। एमपी लैड से रिलेटेड 2020 में किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। कल जब मैं यहाँ पे लेसन डिस्कस करूँगी तो मैं आपको आंसर बता दूँगी। तो ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द फंड अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। फर्स्ट है कि एमपी लैड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी हो, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरीके की। सेकेंड है कि एक स्पेसिफाइड पोर्शन जो हर एक एमपी फंड का है वो यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए एससी एसटी पॉपुलेशन को। थर्ड है कि एमपी लैड्स फंड्स जो है वो सेक्शन किया जाता है, सैंक्शन किया जाता है हर एक साल के बेसिस पे, और अनयूज्ड फंड जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है नेक्स्ट ईयर का। फिर यहाँ पे फोर्थ है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उनको यहाँ पे इंस्पेक्ट करना ही है, मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% जो सारे काम यहाँ पे इसके तहत किया गया है, और हर एक साल इसको इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। अब यूपीएससी आपका आधा काम कर देती है कि भैया ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कुछ तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आपको यहाँ पे गलत वाले स्टेटमेंट को फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कल फिर मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगी। एक छोटी सी नोटिस है आप लोग के लिए कि अगर आप लोग वीज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो ये ऑलरेडी चल रहा है। जब तक हमारी प्रीलिम्स नहीं हो जाती 10 अक्टूबर को, तब तक ये हमारी टेस्ट सीरीज़ ओपन रहेगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल करके पता कर सकते हो कि क्या यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रहा ऋषिका cs77@gmail.com, इसमें आप लोग मेल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आप देखो कि चाइना के द्वारा लोन दिया गया था हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, और वो भी मॉन्टेनेग्रो में। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मॉन्टेनेग्रो में एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए चाइना के द्वारा जो लोन दिया गया, उसमें आप देखो कि डेट ट्रैप में ये कंट्री जो है फंस चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मैप का दौरा कर लेते हैं कि एक्चुअली ये कंट्री है कहाँ पे। मॉन्टेग्रो की अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप देखना चाहते हो तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, और बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस किनारे पे है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब आइए थोड़ा सा और इसकी व्यू देखते हैं। तो ये एड्रियाटिक सी है, जिसमें कि इसकी जो लैंड बॉर्डर है वो यहाँ पे शेयर होती है। अगल बगल की जो यहाँ पे कंट्रीज़ है वो है बॉस्निया, सर्बिया, कोसोवो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और है अल्बेनिया। तो ये 4 कंट्री है जो कि चारों ओर आपको इसकी टच होते हुए दिखेगी बाउंड्री। तो बात करेंगे हम लोग इस मॉन्टेग्रो में, जिसमें कि चाइना ने इसको भी लोन देकर लूट लिया है। अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो 2014 में मॉन्टेग्रो एक एग्रीमेंट साइन किए थे, जिसमें कि $945 मिलियन तक का लोन वो चाइना के एक्सिम बैंक से लिए थे। और क्यों? तो ये मोटरवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पे आप देखो, जो कि आपको ये सर्बिया के बॉर्डर में देखने को मिलेगा। और आज के डेट में अगर हम लोग मॉन्टेग्रो की यहाँ पे डेट देखें तो ये अराउंड इनकी जीडीपी का 65.9% तक हो चुका है चाइना के साथ, और 25% यहाँ पे पब्लिक डेट है। तो इट मीन्स कि आप लोग समझ सकते हो कि इतना ह्यूज लोन देने के बाद यहाँ पे चाइना ने क्या किया कि मॉन्टेग्रो को भी अपने जाल में फंसा लिया, और ये डेट ट्रैप कहला गया। ये पहली ऐसी कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लाओस हो गए, कजाकिस्तान है, मालदीव्स है, जो कि ऑलरेडी इसी तरीके की सेम डिस्ट्रेस वो फेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ 2018 के एक रिपोर्ट के द्वारा तो ये बताया गया, एक रिपोर्ट है जो कि सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट हाईलाइट्स 8 बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि जो कंट्रीज़ है वो हाई रिस्क ऑफ डेट स्ट्रेस है, क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के द्वारा यहाँ पे लोन दिया गया है।
एक्चुअली ये एक BRI एक स्कीम है जो कि एक डेवलपमेंटल स्कीम आप कह सकते हो, जिसके थ्रू चाइना का ये एम है कि वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए है। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाने के लिए, यानी कि बेल्ट बनाने के लिए या फिर रोड बनाने के लिए काफ़ी कंट्रीज से जो होकर ये आपका रोड या फिर ये जो आपकी सड़कें गुजर रही हैं उसको यहाँ पे लोन दिया गया है, और लोन देने के बाद बजाय क्या किया गया कि उसको डेट ट्रैप में फंसा लिया गया है। और कुछ कंट्रीज़ है जो कि ये BRI स्कीम्स के थ्रू वो डेट ट्रैप में फंसी है, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिबूती, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, मोंटेग्रो, पाकिस्तान, काजिकिस्तान एंड यहाँ पे सॉरी किर्गिस्तान है, नॉट काजिकिस्तान, एंड ताजिकिस्तान। ओके यहाँ पे ये माना जा रहा है कि डेट टू GDP रेशियो जो है वो 50% से भी आगे जा चुका है, और अराउंड 40% जो है वो उनका एक्सटर्नल डेट है जो कि वो यहाँ पे चाइना से लिए है, यानी कि लोन लिए है 40% से ज़्यादा तक का लोन जो है चाइना से लिए, जो कि आज की डेट में वो कर्ज हो चुका है। अब चाइना के इनिशिएटिव आप देख सकते हो। सबसे पहले ये जो आपका ऑरेंज कलर से जितना भी जगह आपको देखने को मिल रहा है वो सिल्क रोड है, सिल्क रोड इकोनॉमिक ये बेल्ट कहा जाता है। उसके बाद ये ब्लू कलर का आप देख सकते हो, इसको मैरीटाइम यहाँ पे सिल्क रोड कहा जाता है, जो पूरी तरीके से ओशन वर्ल्ड है उसको कनेक्ट किया जाएगा पूरे एक रास्ते से। साथ ही अदर इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे आप देखो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको CPEC कहा जाता है, और हम लोग इसको अपोज करते हैं। अपोज इसलिए करते हैं, इसके अगेंस्ट में इसलिए है क्योंकि ये जो रास्ता बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, ये हमारे POK वाले रीजन से बनाया जा रहा है, पाक ऑक्यूपाइड वाले रीजन से। वो हमारे कंट्री में आता है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो वो वहाँ से रास्ता लेकर जा रहे हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे जो है अपोज करते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखते हैं कि चाइना का ये जो डिप्लोमेसी है ना, ये क्या खेल खेलता है। एक्चुअली डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो ये जो टर्म है ना, ये हमारे इंडियन जियो स्ट्रैटेजिस्ट जो ब्रह्मा चेलानी है, उनके द्वारा ये 2017 में ऐसा कुछ वर्ड कहा गया था। ये एक तरीके का डिप्लोमेसी है जिसमें कि कुछ प्रोजेक्ट या फिर लोन दिया जाता है, और वो इतना ज़्यादा जो लोन दिया जाता है ना कि जिससे कंट्रीज़ जो है वो इतने ज़्यादा परेशानी में आ जाती है कि वो उस लोन को रिपे नहीं कर पाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो अपने आप को जो है ना चाइना को सौंप देते हैं। तो इस तरीके का ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा गया है। एक्चुअली आप इसमें देखोगे कि अधिकतर जो कंट्रीज़ यहाँ पे फंसते हैं ना, वो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, जो विकासशील देश है, जिनको अपने कंट्रीज़ में ऑब्वियस है कि हर एक क्षेत्र में उनको डेवलप करना बाकी है, और चाइना जो है बहुत सस्ता लोन देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो चाइना के द्वारा लोन के ऊपर दिया जाता है वो बहुत सस्ता दिया जाता है, और लोन जो यहाँ पे चाइना के द्वारा दिया जाता है वो बहुत लंबे समय तक लिए भी दिया जाता है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि 50 साल 100 साल ऐसा तक का भी लोन दिया गया है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा ये इनका चीप होता है और काफ़ी लंबे समय तक का भी दिया जाता है। तो काफ़ी कंट्रीज़ को लगता है, स्टार्टिंग में लग रहा था कि बहुत अच्छा ऑफर यहाँ पे चाइना के द्वारा दिया जा रहा है, चलो ले लेते हैं, अपने यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो जाएगा। बट अब चल के पता चल रहा है ना कि चाइना की यहाँ पे क्या मंशा थी और चाइना उनके साथ कैसा खेल खेले। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी स्टार्ट कैसे हुआ ये समझते हैं। जितनी भी डेवलपिंग नेशंस है ना, वो आप देखो कि काफ़ी चाइना के ऑफ़र में वो फंस जाते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो यहाँ पे चीप लोन दे रहे हैं, जिससे कि वो वायदा करते हैं कि उनके देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इनका सस्ता जो लोन देने का तरीका है ना, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस जो है वो यहाँ पे फंस जाते हैं। और ये सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं मोस्टली आप देखो लो या मिडिल इनकम कंट्रीज़ होते हैं, तो ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है चाहे ये कितना भी सस्ता लोन दे दे, वो ये कैपेबल ही नहीं होते हैं कि वो वापस कर सके चाइना को। और उसके बाद क्या है कि एक चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी निकाल के आता है, यानी कि चाइना इस चीज़ से समझ चुका है कि पूरे देश में चल क्या रहा है, और चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कोई अगर सामने वाले कंट्री उनके लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो चाइना क्या करता है कि उस कंट्री को ही अपने अंदर ले आता है, और ये जो कंसेशन हो जाता है, यानी कि डिमांड कंसेशन है और एडवांटेजेस है कि उसके बदले में चाइना कुछ डिमांड कर लेता है बड़ी चीज़ें। और इस कंसेशन में क्या होता है ना कि आप देखो कि बहुत सारा कंट्रोल्स जो है किसी देश को, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो वो अगर अपना कर्ज नहीं उतार पाते तो उसके बदले में कुछ तो सामान अपने देश का देना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो क्या करते हैं कि पोर्ट्स दे देते, अपने बंदरगाह दे देते, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज चाइना को दे देते, या फिर अपने कुछ ज़मीन दे देते। अब ज़मीन का लालच तो है ही चाइना, आप देखते हो कि हमारे देश को भी नहीं छोड़ता है, कई बार बोलता है मैं यहाँ सिक्किम का ज़मीन ले लूँगा, कभी वो अरुणाचल प्रदेश में घुस के टाउन बना देता है। तो आप देखते हो कि ये एक नंबर का जो है लालची है,
ज़मीन के लिए। तो ये सारे जो है इनका कंसेशन के हिसाब से वो सारे सामान जो है ले लेता है कि अच्छा ठीक है, आप अपना डेट नहीं, कर्ज नहीं दे सकते हो तो ठीक है, सारी चीज़ें ले लेते हैं। और ये आप लोग देखो कि इससे क्या हो रहा है कि फिनेंशियल और जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है वो चाइना का ही बढ़ते जा रहा है। और ये सारी चीज़ों के कारण आप देखो कि पॉलिटिकल लिवरेज भी हो रहा है, जिसके कारण आप देखो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में चाइना जो है अपना दबदबा और अपना पाँव पसार चुका है। तो इस तरीके से ये क्रिएट हो गया। एक्चुअली इसमें सिर्फ चाइना का ही दोष नहीं है, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी दोष है कि वो चाइना की जो नीति है ना उनको समझ नहीं पाए, चाइना किस तरीके से चाल चल रहा है उसको समझ नहीं पाए, और उनको लग रहा है कि चाइना उनको हेल्प करने आया है, लेकिन हेल्प करने नहीं आया है, चाइना अपना उल्लू सीधा करने आया था। प्रैक्टिसेस क्या क्या यहाँ पे चाइना के द्वारा लिया जा रहा है जिससे आप देखो कि वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में इंगेज है। तो सबसे पहला है कि फाइनेंसिंग नॉन वेएबल प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करो ना जिसमें कि रिस्क असेसमेंट जो है ना उसकी कुछ मतलब कि उसमें कुछ ऐसा रिस्क ही नहीं है। चाइना इस तरीके से प्रोजेक्ट में ये हाथ घुसाता है जिसमें उसको लगता है कि यहाँ पे ये तो एक तो ये प्रोजेक्ट लंबे समय से चलने वाला है और इसमें इतना खर्च कर दो कि ये प्रोजेक्ट में जो है कंट्री खुद ही दब के रह जाए। फॉर एग्जांपल आप देखो 2014 में मॉन्टेग्रो में क्या था कि सक्सेसफुली ये नेगोशिएशन कंडक्ट हुआ था चाइनीज़ पार्टनर के साथ कि वो एक हाईवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट आप देखो कि इकोनॉमिकली काफ़ी अनवेबल था। ऐसा नहीं था कि दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा वाला प्रोजेक्ट में कभी भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चाइना कभी जो है खर्च नहीं करता, वह ऐसे जगह खर्च करता है जो कि ठीक है, बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। साथ ही आप देखो कि प्रीडेटरी लेंडिंग है, डेट डिस्ट्रेस है। चाइना क्या है ना कि काफ़ी हेविली इन्वेस्ट करता है मिडिल और लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ में। कभी भी डेवलप कंट्रीज़ में तो वो इन्वेस्ट छोड़िए, वो तो उनकी औकात से बाहर है। ये हमेशा छोटे कंट्रीज़ को ढूंढता है जो कि हमेशा परेशान रहे। लैक ऑफ फिजिकल कैपेसिटीज़ है कि वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि चाइना जो है बहुत सारे सेवरल प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, वो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ आप जानते हो कि बहुत सारे गरीब कंट्री है, जैसे इथोपिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, ऐसे बहुत सारे देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि चाइना ऑलरेडी घुस चुका है। थर्ड है यहाँ पे कि ओपेक लेंडिंग प्रैक्टिस है, यानी कि इनका जो लेंडिंग प्रैक्टिस है, यानी कि इनका जो यहाँ पे लोन देने का तरीका है ना वो इतना ज़्यादा ओपेक है कि किसी को पता नहीं चलता कि एक्चुअली चाइना करता कैसे है। देखिए चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो ना ही ऑफिशियल डेटा बताती है अपनी कि वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितना लोन दिए हैं, ना ही वो अपने डिटेल को कभी भी डिस्क्लोज करता है कि वो कितना अमाउंट में लोन दिए हैं, ये भी नहीं बताते हैं। तो ये भी एक ओपेक यहाँ पे प्रैक्टिस है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि लैक ऑफ डेट रिजोल्यूशन असिस्टेंस है जो कि बोरोविंग कंट्रीज़ को दिया जाता है। चाइना की तरफ से आप देखोगे तो वो यहाँ पे कोई गाइडिंग मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क को सब्सक्राइब नहीं किए, जैसे कि यहाँ पे आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस सेट किया गया ना, इन सारे तरीके के गाइडलाइंस को वो यहाँ पे फॉलो नहीं करता है जिससे कि वो बता सके कि डेट सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स का अप्रोच क्या है। साथ ही वो आप देखो कि यहाँ पे क्या होता है ना कि वो अपने तरीके से कंट्रीज़ को जो है केस बाय केस बेसिस पे जो है वो यहाँ पे डील करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क हो उसको वो यहाँ पे जो है उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस तरीके का लेंड कर रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं चाइना करता, अपने हिसाब से चाइना करता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक एसेट जो है उसको एक्वायर करने के लिए आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट जो यहाँ पे चाइना के साथ किया जाता है, कई बार आप देखो कि जो चाइनीज़ फर्म है ना उनका यहाँ पे अधिकार हो जाता है, राइट टू एसेस और कंट्रोल, मतलब कि जहाँ पे भी वो खर्च कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसमें वो कहा था कि बहुत सुंदर पोर्ट बना देंगे, एकदम वर्ल्ड बेस्ट पोर्ट होगा, ऐसा पोर्ट होगा कि सारे देश के जितने भी शिप होंगे वो यहाँ आकर ज़रूर रुकेंगे, ऐसा ऐसा लालच देता है ना। तो श्रीलंका को भी लगा कि चलो ठीक है, इस पोर्ट एक बार पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्रिएट हो जाता है तो सालों साल कमाएंगे। बट ऐसा नहीं है, वो क्या किया कि उस पोर्ट तो वो दे दिया गया, यानी कि इतना ज़्यादा ह्यूज डेट में फंस गया श्रीलंका कि अल्टीमेटली जो है हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो लीज में देना पड़ा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ ना कि इतना ही चाइना लेके बर्दाश्त नहीं करता है, चाइना को वहाँ की ज़मीन भी चाहिए, उसके ज़मीन पे भी कब्जा कर लेता और कहता है कि ये तुम जो कोलैटरल रखे हो ना उसके बेसिस पे हम लोग ये ले रहे हैं। तो चाइना जो है एसेट भी एक्वायर करने के पीछे रहता है, एक तो उनका वो सारी चीज़ें ले लेता है, उसके अलावा भी और जो जितना वो हड़प सकता है ना कंट्री से वो उतना हड़पता है। साथ ही ये सारे जो एक्वायर्ड प्रोजेक्ट हैं इसमें आप देखो कि उनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होता है जो कि इकोनॉमिक यूज़ से भी आगे बढ़ गए हैं। हम्बनटोटा पोर्ट जो अभी मैं श्रीलंका में बताई, ये आप लोग देखो कि यहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस को यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है क्योंकि इंडियन ओशन में आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा और हमेशा चाइना चाहता है कि इंडियन ओशन में ही उसका एक दबदबा हो, क्योंकि इंडियन ओशन में पूरा हमारा इंडिया का दबदबा है, इससे चाइना को बहुत चिढ़ बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि ये इस तरीके का खेल खेलता है। साथ ही आप देखो कि डोमिनेशन है चाइनीज़ इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट में। अब अगर हम लोग सारे चाइना के ओवरसीज़ लेंडिंग देखें तो वो एक्सटेंड हो चुका है चाइना के स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ के साथ है, और जितने भी रेसिपिएंट है ना वो भी यहाँ पे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है, यानी कि चाइना का ही यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे लैंड करने का वाला जितना भी कंपनी है वो चाइनीज़ की है।
तो चाइनीज़ वर्कर्स जो है ना एक बल्क में यहाँ पे लेबर फोर्स लेकर आते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो है किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में लगा देते हैं। इट मीन्स कि आप देखो कि चाइना का प्रोजेक्ट भी अगर किसी कंट्रीज़ में है ना तो वो ऑन टाइम वो कंप्लीट भी हो जाता है। हमारे जैसा नहीं होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम लोग बोले कि एक सड़क बनाने के लिए 5 साल ले रहे हैं, लेकिन हम लोग ले लेते हैं 15 साल, फिर उसमें भी अल्टीमेटली वो नहीं पूरा हो पाता है। चाइना ऐसा काम नहीं करता। चाइना का एक स्ट्रैटेजी है कि किसी भी देश में अगर वो प्रोजेक्ट लेता है और कहता है कि मैं 4 साल में इसको कंप्लीट कर दूंगा, एक अच्छा खासा जो है वर्ल्ड क्लास का यहाँ पे पोर्ट बना के रख दूंगा, तो वो क्या करता है एकदम बल्क में जो सस्ते लेबर होते हैं ना वो लाकर लगा देता है और पूरा दिन रात एक करके जो है 4 साल में इसको कंप्लीट करके रख देता है। तो इसलिए इस तरीके का जो चाइना का ऑन टाइम जो प्रोजेक्ट का यहाँ पे जो फंडा है ना वो सारे कंट्रीज़ को बहुत पसंद आता है। साथ ही आप देखो कि नॉन सब्सिडाइज्ड और एक्सपेंसिव क्रेडिट यहाँ पे दिया जाता है फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। इन मोस्ट केसेस में आप देखोगे जो चाइना के द्वारा लोन है ना वो कॉस्टली भी कभी कभी दिया जाता है। नॉन कंसेशनल तो होता ही है और कॉस्टली भी होता है। तो ये भी एक इतना आप देखो कि ये सारे तरीका है, प्रैक्टिसेस है जो कि चाइना अपनाता है कि कैसे कंट्रीज़ को अपने डेट ट्रैप में फंसाना है। चाइना का एक्विजिशन अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक एसेट के ऊपर देखें कि वो कैसे जो है सारे कंट्रीज़ की एसेट को वो एक्वायर करता है, तो 2011 में इसके द्वारा क्या किया गया कि चाइना यहाँ पे 1158 स्क्वायर किलोमीटर जो स्ट्रैटेजिक पामीर माउंटेन टेरिटरी है ना ताजिकिस्तान का, उसको ये ले लिया क्योंकि ताजिकिस्तान में ह्यूज डेट हो गया, कर्ज में चला गया था ताजिकिस्तान। तो अब कुछ तो उसका कर्ज के बदले कुछ तो चाइना को देना था ना, तो चाइना ने ये पामीर माउंटेन को मांग लिया। और पामीर माउंटेन जो है आप लोग देखो कि ये यहाँ पे 1158 स्क्वायर किलोमीटर तक का ये ले लिया। तो ये 2011 में ये काम किया। उसी के साथ आप देखो 2017 में क्या किया गया कि श्रीलंका में ये हम्बन टोटा लेना पड़ा क्योंकि श्रीलंका भी बहुत ज़्यादा कर्ज में जा चुका था। तो श्रीलंका बोला कि अब उसके पैसे नहीं रिपे कर सकते, तो चाइना ने कहा कि ठीक है आप पे मत करो लेकिन 99 ईयर्स के लिए हमको ये पोर्ट दे दो। तो ये क्या हो गया, अब ये हम्बन टोटा पोर्ट जो है चाइना के पास आ गया। साथ ही पाकिस्तान भी जो है अपनी बीजिंग एक्सक्लूसिव राइट्स जो है, जो कि यहाँ पे आप देखो कि टैक्स हॉलीडे होता है, ये ग्वादर पोर्ट रन करने के लिए अगले 4 दशक तक यानी कि 40 साल तक चाइना के हाथ में अपना ग्वादर पोर्ट दे दिया कि ठीक है आप इसको रन करो, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है अपने कर्जे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान तो ऐसे भी कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये हो गया, एक तो श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया और दूसरा यहाँ पे ताजिकिस्तान हो गया। ठीक है, चौथा जो यहाँ पे कंट्री जिसको लूटा गया है वो है लाओस। लाओस के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है 25 साल का कंसेशन एग्रीमेंट, जिसमें क्या होगा ना कि अगला 25 साल तक जो लाओस में यहाँ पे नेशनल पावर ग्रिड है उसको चाइनीज़ की कंपनी जो है अब वो कंट्रोल करेगी। यानी कि आप समझ सकते हो कि नेशनल पावर ग्रिड जो है वो चाइनीज़ की कंपनी को दे दिया गया अगले 25 साल तक। तो इस तरीके से जो है ना इसका मनोबल बढ़ते गया। यानी कि आप देखो कि एक बार किसी को लूटता है कोई चोर तो उसके मन में एक रहता है कि चलो मैं इतना लूट सकता हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा भी लूट सकता हूँ अगर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो वही काम ये चाइना करता है, चोरी करने का काम इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आगे से आकर चोरी करता है, पीठ पीछे नहीं। अब देखिए रीज़न क्या है कि क्यों कंट्रीज़ जो है इस तरीके से डेट ट्रैप में फंसते जा रही है। चलिए चाइना फंसाते जा रहा है, लेकिन कंट्रीज़ को पता तो चल रहा है ना कि अच्छा एक की गलती से दूसरे को सीख जाना चाहिए। लेकिन आप देखो कि चाइना लगातार जो है इस तरीके का काम करते जा रहा है 2011 से, एक डिकेड तो हो गया हम लोग को, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई कंट्री समझ नहीं रही है और अभी भी डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। रीज़न बहुत सारा है। पहला तो चीज़ है कि हर एक मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप हमारे ही देश की बात कर लो, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल्स नहीं है, जितने हमारे यहाँ के पॉपुलेशन है उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ के स्कूल्स नहीं है। हॉस्पिटल्स में आपको बेड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सारे कंपनीज़ में उस तरीके की बिल्डिंग्स नहीं है। हमारे यहाँ जो है मेट्रो ट्रेन नहीं है और रेलवेज़ नहीं है। हाई रेलवेज़ है, मतलब कि और भी इसकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे हम लोग बनाने की बात करें। साथ ही आप देखो कि हाईवेज़ नहीं है। तो बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है और मजबूर है, क्योंकि आप देखो कि चाइना ना चाह के भी डेवलप तो कर देता है ना, तो इसीलिए इस लालच की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उससे कर्ज ले लेती है। साथ ही आप देखो कि एसेसिबल फंडिंग की कमी है। हमारे देश में भी आप देखते हो कि 5 साल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है 15 से 25 साल भी हो जाता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो कंट्रीज़ ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस करती है कि कैसे अपनी जो कंडीशन है, कंडीशनैलिटीज़ है उसको फुलफ़िल करे, जिससे कि जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है वो यहाँ पे पूरा हो जाए। तो एक तो देखिए आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही बचा हुआ है, पूरे देश में और कुछ नहीं है। पूरे देश में आप देखो कि लोन लिया जा सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो ये मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसी है, तो इसके द्वारा भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है कि जिस कंट्रीज़ को यहाँ पे लेना वो ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशनैलिटीज़ है इसमें स्ट्रक्चर और गवर्नेंस रिफॉर्म की ज़रूरत होती है।
तो यहाँ पे आईएमएफ के द्वारा जो कंट्रीज़ को लोन दिया जाता है ना, उसमें बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज होते हैं, वो सारे फुलफिल करने पे ही यहाँ पे आपको जो है ना इस तरीके के जो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है उनसे यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। बट चाइना क्या करता है, चाइना की ज़्यादा कुछ यहाँ पे कैटेगरीज नहीं होती है, वो बस देखता है कि हाँ आपको लोन चाहिए, वो लोन देने के लिए तैयार होता है। तो चाइनीज़ लोन जो है ना वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता है, और कि वो यहाँ पे इतना सारा जो है रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराए, इतने पेपर वर्क करे, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। इसलिए भी कंट्रीज सोचते हैं कि चलो ठीक है, पड़ोसी देश है, इसी से ले लेते हैं। साथ ही गवर्नेंस इशू भी होता है। आप देखो, लैक ऑफ एडिक्वेट जो प्री प्रोजेक्ट वायबिलिटी एनालिसिस है इस तरीके की, या करप्शन की, या फिर रेकलेस जो प्रोपेंसिटी है जिससे कि लोग बोरो करते हैं, फिजिकल मिसमैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें चाइना को इतना आसान कर देता है ना कि वो लोन दे देते हैं कोई भी तरीके के प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, किर्गिस्तान है, यहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे सपर इशाकोव और जोंतोरो जो थे, उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि वो जो चाइनीज़ ऑफिशियल के साथ कंक्लूड किए थे ना कि फ़ंड उनको दिया जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत। तो ये भी देखने को मिलता है कि कई सारे देशों में जो है वो गवर्नेंस इशू चलता है, यानी कि वहाँ की सरकार जो है करप्ट सरकार होती है, या फिर वहाँ की सरकार जो है फिजिकल मिसमैनेजमेंट देखने को मिलेगा। आपको मिली जो है वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ में देखने को मिलेगी। पाकिस्तान इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वहाँ पे फिजिकल जो है वो मिसमैनेजमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ना, चाइना को कहा जाता है कि वो ठीक है कि ये सारी चीज़ों पर भी वो ध्यान नहीं देते, लेकिन बस उसका काम क्या है कि लोन देने का। तो ये भी हो जाता है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे और भी क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, चाइना इस तरीके से लोन तो देता फिरता है, लेकिन इससे इसकी जो इस तरीके की डिप्लोमेसी है, इससे क्या हो रहा है, इससे आप देखो कि हिडन डेट प्रॉब्लम अराइज हो रही है ग्लोबल अगर बेसिस पे हम लोग देखें तो ये अंदर ही अंदर जो डेट है, कर्ज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत अराइज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। डेट रिडन कंट्रीज़ भी है, यानी कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो कि अपने कर्ज के कारण जो है डिस्ट्रेस में है, और उनके कारण जो है वो और काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। साथ ही चाइना की इस तरीके से जो इनका जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बढ़ते जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं वलेबिलिटीज़ निकल कर आ रही है। लोअर अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। सरकार का जो काम है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर कुछ भी चीज़ गलत होती है तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, ये सारी चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी। चाइना में क्या है कि चाइना का जो एसेट है वो बढ़ते जा रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर एक कंट्री में जो है इस तरीके का लालच दे दे के हर कंट्री की ज़मीन अपने अंदर कर ले रहा है, जो मन है वो मांग ले रहा है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे कमर्शियल एसेट का जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है यूज़ करने का, जो भी चाइना के द्वारा एक्वायर्ड किया गया है तो वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए ही करेगा। क्योंकि आप देखो श्रीलंका में जो हम्बन टोटा पोर्ट है, पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है, ये सारी जगह पे वो अपनी मिलिट्री बेस बनाएगा। इससे क्या होगा कि वो नज़र रख पाएगा हर एक कंट्री के ऊपर, और खास साथ ही साथ हमारे ऊपर भी ये नज़र रख पाएगा। साथ ही इससे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है चाइना का, वो इंडिया के नेबर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और सारे कंट्रीज़ के साथ वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो सके। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन अगर हम लोग इसका डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत है। कंट्रीज़ को यहाँ पे एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, एक इकोनॉमिक वायबिलिटी देखना चाहिए कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अगर कोई भी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है चाइना के साथ, तो पहले देख ले सारे कंट्रीज़ की इसमें रिस्क कितना है उनको। साथ ही सस्टेनेबल डेट रिजोल्यूशन और मल्टीलैटरल कॉपरेशन होना चाहिए। चाइना को यहाँ पे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो कॉपरेट करे, जिससे कि इस तरीके का जो डेट लेवल है कंट्रीज़ का, वो एस्टिमेट लगाया जाए कि कितना यहाँ पे जो है कंट्रीज़ कर्जे में जा सकती है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस जो प्रैक्टिसेस है कि उसको यहाँ पे फॉलो करें। साथ ही चाइना जो है वो पेरिस क्लब का भी यहाँ पे मेंबर बन सकता है, जिससे कि वो कंट्रीज़ को हेल्प कर सके कि एक सस्टेनेबल तरीका हो। ऐसा ये बहुत ख़राब तरीका है कि किसी को कर्ज में फंसा देना और फिर उससे जो है मनमानी कराना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक सस्टेनेबल तरीका होना चाहिए, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। पेरिस क्लब क्या है? पेरिस क्लब कहा गया है कि चाइना जो है यहाँ पे मेंबर बन सकता है, जिससे कि अगर उसको इतना ही शौक है देश को हेल्प करने का, तो वो यहाँ पे पेरिस क्लब में आकर जो है मेंबर्स को, कंट्रीज़ को हेल्प कर सकता है। तो ये पेरिस क्लब है क्या? पेरिस क्लब आप देखो एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ ऑफिशियल क्रिएटर्स है, जिसका रोल है कि वो कोऑर्डिनेटेड या सस्टेनेबल सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड आउट करे, जिससे कि अगर कोई भी परेशानी हो तो उसमें पेमेंट कर सकते हैं। कोई डेब्टर कंट्रीज़ है ना जो कर्ज ले रहे हैं, वो यहाँ पे रिफॉर्म में भी जा सकते हैं कि अगर उनको अपना मैक्रो इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन को रीस्टोर करना है, स्टेबलाइज करना है, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पेरिस क्लब क्या है? वो क्रेडिटर है, यानी कि लोन देते हैं।
इंडिया आप देखो एडहॉक पार्टिसिपेंट है, यानी कि हम लोग यहाँ पे पेरिस क्लब के परमानेंट मेंबर नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेरिस क्लब अभी न्यूज़ में भी था, फिर से अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके की जो हाईलाइटेड टॉपिक होती है ना, उससे क्वेश्चन बनने की चांसेस प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ से अब आप लोग जो है ट्रिगर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर में जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तो उससे जो पहले 6 महीने की जो करंट अफेयर्स होती है, मैं तो कहूँगी कि 1.5 से 2 साल वाली करंट अफेयर्स पढ़िए। अगर नहीं भी पढ़ पाते तो 1 साल की करंट अफेयर्स तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये साल की जो स्टार्ट हुई है, जनवरी 2021 से जो स्टार्ट हुई है, उससे लेकर आपका सितंबर तक करंट अफेयर्स 2021 का कंप्लीट आपका पूरा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से निकल कर आएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे परमानेंट मेंबर नहीं है, एडहॉक पार्टिसिपेंट है, जब ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग यहाँ से मदद ले लेते हैं। अदर ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए क्या पूरे देश में खाली चाइना ही बच गया है क्या? कुछ और कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या? तो कुछ ऑल्टरनेटिव यहाँ पे सोचना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंसिंग है ना, वो यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम हो सके। अगर इन कंट्रीज़ के पास कोई और भी यहाँ पे चारा होगा, कोई और भी उनके पास ऑप्शंस होंगे, तो ऑब्वियस है कि अब कंट्रीज़ जो है ना, ये चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में नहीं फंसना चाहेगी। ठीक है, तो ये सारे वे फॉरवर्ड बताए गए हैं। अब कुछ अदर ग्लोबल इनिशिएटिव देख लेते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए कैसे कैसे इनिशिएटिव लाए गए हैं। तो सबसे पहला है कि ब्लू डॉट नेटवर्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनिशिएटिव जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन गैदर करेगा, कहाँ से? तो यूएस से है, जापान से है, ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, तो ये 3 कंट्री है आपका, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पे ब्लू डॉट नेटवर्क लेकर आए। यहाँ पे क्या होगा कि ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी जैसा काम करेंगे, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है उसको इवैल्यूएट किया जाएगा हमारे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। ठीक है, हमारे देश के द्वारा, इंडिया भी पीछे नहीं है, हमारे देश के द्वारा भी लाया गया है CDRI, जिसको कहते हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन्स कि हमारे देश भी यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के साथ मिलकर, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के साथ और फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के साथ, प्राइवेट सेक्टर, नॉलेज इंस्टीट्यूशन, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है। और इसका एम है कि रेजिलियंस बढ़ाना। रेजिलियंस कहने का मतलब है कि डिजास्टर से होने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, वो चीज़ें ना हो। जैसे आप देखो, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, बहुत सारी रोड्स, जो पुल है, ब्रिजेस है, वो टूट जाती है, रोड क्रैक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में इतना टाइम लग जाता है, इतने खर्चे लग जाते हैं, इतने एनर्जी लग जाते हैं, और ऊपर से एक झटके में जो है किसी डिजास्टर के कारण वो टूट फूट जाए, तो कितना भारी नुकसान होता है सरकार को। तो ये चीज़ें ना हो, उसके लिए यहाँ पे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है हमारे देश के द्वारा। साथ ही एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी है। ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि एशिया से अफ्रीका तक का एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो कि इंडिया और जापान के बीच में है। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, डिजिटल कनेक्टिविटी को अफ्रीका में इम्प्रूव करना है। साथ ही यूरोपियन यूनियन का न्यू कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी है। अगर हम लोग सितंबर 2018 की बात करें, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक जॉइंट कम्युनिकेशन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, जिससे कि हम लोग यूरोप और एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक होगा यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजी के लिए। साथ ही ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पॉलिसी है। इसमें क्या है कि यूरोप वाइड जो नेटवर्क है ना, उसके डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। और किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर? तो यहाँ पे रेलवे लाइंस बिछाई जाएगी, रोड, यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज होगा, मैरीटाइम शिपिंग रूट्स होंगे, पोर्ट्स होंगे, एयरपोर्ट होगा, रेल रोड टर्मिनल्स होगा। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, जो कि यूरोप में ये चीज़ की जा रही है। साथ ही ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, ये हमारे G20 जो कंट्रीज़ है ना, उनकी यहाँ पे इनिशिएटिव है। अब G20 से भी आप देखो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है कि इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है, तो वो मैं नेक्स्ट लेसन में आपके साथ जो है डिस्कस कर लूँगी। ये एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए लाया गया है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर इमर्जिंग मार्केट है, वो अपने देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर चाहते हैं, तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पे बढ़ाने के लिए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाया गया है। साथ ही बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप B3W है, ये G7 कंट्रीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक नया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है, जो कि बहुत सारे डेमोक्रेसीज़ के द्वारा इसको चलाया जाएगा। और जो यहाँ पे $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको यहाँ पे आप देखो, जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड को ज़रूरत है वो चीज़ें यहाँ पे दी जाएगी कोविड-19 को, पैंडेमिक को देखते हुए। क्योंकि पैंडेमिक को देखते हुए काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो है घाटे में चल रहे हैं, ऊपर से लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है उनकी कमर टूट चुकी है, तो इसलिए उनको हेल्प करने के लिए इस तरीके के जो ग्रुप है वो आगे आ रहे हैं और अपने हिसाब से जो है वो इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। तो G20 कंट्रीज़ का क्या इनिशिएटिव है? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। एंड G7 कंट्रीज़ का क्या है? तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप। ठीक है,
तो इतने सारे कंट्रीज़ की तो बात हम लोग देख लिए कि ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करने के लिए। चलिए आइए अब हम लोग इसको समराइज़ कर लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स तो नहीं छूट गई है, या फिर हम लोग इसको इकट्ठे देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कहानी कही जा रही है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अभी क्या है कि मॉन्टेग्रो में इस तरीके का एक हाईवे बनाने के लिए चाइना ने इतना लोन दे दिया कि अब वो फिनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है मॉन्टेग्रो की वो रीपेमेंट कर सके। तो 2014 में ऐसा एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो कि आज के डेट में मॉन्टेग्रो पूरे से इसके डेट ट्रैप में फंस चुका है। तो ये पहला कंट्री नहीं है, इसके अलावा भी आप देखो लाओस, किर्गिस्तान, मालदीव्स है, जो कि आज के डेट में ये सेम तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना है। तो इसमें जितने भी कंट्रीज़ आ रहे हैं ना, तो मैक्सिमम कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग नेशंस है वो चाइना के डेट ट्रैप में फंसते ही जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे जिबूती, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, मॉन्टेग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान है। तो यहाँ पे इनकी देख सकते हैं। अब यहाँ पे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा गया है कि ये है क्या। तो एक्चुअली ये एक ऐसा डिप्लोमेसी है जिसमें कि आप सामने वाले कंट्री को, जो कि डेवलपिंग नेशंस है, उनको इतना ज़्यादा लोन दे दो कि वो बेचारे वापस लोन पे नहीं कर पाए, और वापस उसके बदले जो है कॉम्पनसेट करने के लिए अपनी कुछ ज़मीन दे दे या कुछ जायदाद दे दे, कुछ भी दे दे, चाइना को बस यही चाहिए। और चाइना का ये एक डिप्लोमेसी है जिसमें कि चाइना सस्ते रेट में लोन प्रोवाइड करता है, जिससे कि सामने वाले लोग जो है ना उसकी उस सस्ते रेट को भी जो है वो नहीं वापस कर पाए। क्रिएशन कैसे हुआ, तो ये एक प्रोसीजर हमने देखा। साथ ही क्या क्या प्रैक्टिस अपनाता है, तो सबसे पहला है कि वो नॉन वेबल प्रोजेक्ट में ही फाइनेंस करता है। दूसरा है कि उसकी लेंडिंग जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अजीब है, ओपैक भी है। साथ ही यहाँ पे लैक ऑफ डेट रिजोल्यूशन है, कि जो भी यहाँ पे कर्ज है उसको रिजॉल्व करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक्वायरिंग स्ट्रैटेजिक एसेट की यहाँ पे लोन नहीं दे सकते, तो उसके अलावा जो है बहुत सारे कंट्रीज़ की एज ए कोलैटरल के फॉर्म में वो बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल भी बताया गया है। चाइना के एक्विजिशन भी, स्ट्रैटेजिक एसेट भी बताया गया है कि 2011 में चाइना के द्वारा यहाँ पे ताजिकिस्तान को लूटा गया, 2017 में श्रीलंका को लूटा गया, पाकिस्तान को लूटा गया, एंड 2020 में लाओस को लूटा गया। और साथ ही साथ चाइनीज़ इंटरेस्ट का जो है डोमिनेशन भी देखने को मिलता है हमारे प्रोजेक्ट में, बहुत सारे प्रोजेक्ट में। और साथ ही साथ नॉन सब्सिडाइज्ड और एक्सपेंसिव यहाँ पे क्रेडिट भी दिया जाता है, जिससे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा सके। तो ठीक है, एक साइड तो दिया जाता है, लेकिन दूसरी साइड लिया भी जा रहा है नेशनल नेशंस के द्वारा। तो क्या रीज़न है जो कि इस तरीके का लेते हैं? तो देखिए, लो और मिडिल इनकम के पास कोई और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने की ज़रूरत है, तो उनकी फाइनेंस करने के लिए जो है ये एक अच्छा उनको यहाँ पे सोर्स दिखता है। साथ ही एसेसिबल फंडिंग की यहाँ पे कमी है, गवर्नेंस इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द मेन रीजंस जिसके कारण जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे चाइना का डेट ट्रैप में फंस जा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत है। एक सस्टेनेबल मैनर होना चाहिए जिसमें कि अगर कोई भी कंट्री डेट ट्रैप में फंस जाते हैं तो उनके लिए रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी हो। मल्टीलेटरल के साथ कॉपरेशन की भी ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि चाइना पेरिस क्लब का मेंबर बन जाए और उसके द्वारा जो है वो अगर कंट्रीज़ को हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि चाइना का ही यहाँ पे एकमात्र तरीका है, एकमात्र चाइना ही यहाँ पे भगवान जैसा है कि कोई भी कंट्रीज़ को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो लोन जो है चाइना देगा, कुछ और अल्टरनेटिव नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर एक तरीके से यहाँ पे अल्टरनेटिव है। तो सारे देश के लिए यहाँ पे एक ही इन्फॉर्मेशन है कि वो दूसरे अल्टरनेटिव को ज़रूर यहाँ पे अप्रोच करें, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेरिजन टू चाइना का। ठीक है, अब देखते कि हमारा तिब्बत पॉलिसी है क्या। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, एंड दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ भूटान, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये तिब्बत है। ठीक है, ये चाइना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी क्या हुआ है कि चाइना जो है अपनी कंस्ट्रक्शन यानी कि स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट हाईवे बना रहा था तिब्बत में, तो वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे ग्रेटर एक्सेस मिल गया है उसको एक रिमोट एरिया का, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर के साथ यहाँ पे लगता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे वो हाईवे बनाया है जिससे कि हमारे देश में जो है वो इंटर कर सके। अब ये जो हाईवे है ये वर्ल्ड की जो डीपेस्ट कैनियन है। अब ये आप लोग बताइए तो वर्ल्ड की डीपेस्ट कैनियन का नाम क्या है, जो कि आपको यहीं देखने को मिलेगा। एक रिवर के नाम पे है, चलिए ये भी मैं आपको जो है यहाँ पे हिंट कर दी, लेकिन देखिएगा, सर्च कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। या फिर आप लोग को तो पता ही होना चाहिए कि वर्ल्ड की डीपेस्ट कैनियन क्या है, कहाँ पे है तो यहीं पे ये चीज़ आपको पता चल गया, एक रिवर के नाम पे ही है। अब तो आप रिकॉल भी कर पा रहे होगे, बट कोई ना, इसका नाम बताइए, फिर यहाँ पे समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट लेसन में सब डिस्कस करूँगी। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं निंगची को मेडोंग कंट्री के साथ, और ये बॉर्डर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, इसको यहाँ पे हाईवे बनाने से क्या हुआ है ना कि यहाँ पे जो ट्रैवल टाइम है वो यहाँ पे 8 घंटे से कम हो चुका है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, चाइना के द्वारा ये काम किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेलवे लिंक लाया गया है तिब्बत में। सैटेलाइट इमेज से ये देखने को मिला है कि जो
चाइना है ना वो अरुणाचल के कुछ पार्ट में भी विलेज बना चुका है, गांव बना चुका है अरुणाचल के एक पार्ट में। सिविलियन सेटलमेंट जो है, साथ ही साथ यहाँ पे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के साथ उनका एम है यहाँ पे कि चाइना का जो कंट्रोल है वो बॉर्डर एरिया में होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि चाइना लगातार यहाँ पे तमाशा किए जा रहा है। ये जो बॉर्डर एरिया है चाइना के साथ हमारा जो लगता है, इसमें चाइना कभी भी ये इस चीज़ को नहीं डिमार्केट करता है कि हाँ एक्चुअली हमारा बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है। इस चीज़ को लेकर अभी तक क्लियरेंस नहीं है। हम लोग कुछ और बोलते हैं, चाइना कुछ और बोलता है। तो अभी आप लोग देखो कि एक तो गैल्वन वाली यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, सॉरी गैल्वन वाली यहाँ प्रॉब्लम हुई थी लद्दाख में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डोकलाम वाला इशू हुआ था, 73 डेज़ का स्टैंड ऑफ था। यानी कि यहाँ पे जो है आर्मी दोनों की सेना जो है एकदम आगे सामने सामने खड़ी थी। लेकिन चलिए ठीक है, कुछ तो हमारे वीर जवान की भी यहाँ पे शहीद हुए थे। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चाइना का मेन प्रॉब्लम है ना कि वो यहाँ पे जो है डिमार्केशन नहीं मानते हैं कि हाँ कौन सा लाइन है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सा है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मानते हैं। तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है और वो चाहते हैं कि ये सारे पूरे एरिया में वही यहाँ पे कंट्रोल करें। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि तिब्बत यहाँ से तिब्बत के बारे में कुछ हिस्ट्री आप लोग देख लो। मेनली सबसे पहले देखें तो 7th सेंचुरी एडी में पहली बार यहाँ पे एज ए कंट्री ये यूनिफाइड हुआ था। उसके बाद 822 एडी में यानी कि एनो डेमनी की बात की जा रही है, पीस ट्रीटी चाइना के साथ किया गया था, जिसमें कि इनकी बॉर्डर्स भी यहाँ पे डिफाइन की गई थी। फिर उसके बाद 124 में यहाँ पे क्या हुआ था कि मंगोल्स के द्वारा जो है तिब्बत को कन्क्वेयर कर लिया गया था और तिब्बत जो है एक अच्छा खासा ऑटोनॉमी यहाँ पे देखने को मिला था, स्वतंत्र देश बन चुका था यॉन डायनेस्टी के अंडर में। फिर उसके बाद 1630 से लेकर 1717 एडी में कहा जा रहा है कि तिब्बत एक पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व था, जो कि मांचू और मंगोल फैक्शंस के बीच में। और उसके बाद 1724 में क्या हुआ कि जो यहाँ पे मांचू डायनेस्टी है वो यहाँ पे अपॉइंट किए थे कमिश्नर को, जो कि यहाँ पे तिब्बत को चला रहे थे। फिर 1850 में क्या हुआ कि रशियन और जो ब्रिटिश राइवलरी है वो यहाँ पे तिब्बतन जो गवर्नमेंट है उनको प्रमोट किए कि वो सारे फॉरेनर्स को तिब्बत में आने से रोके, कंप्लीट बैन ही कर दिया गया था। फिर यहाँ पे 1903 में क्या हुआ कि एक बफर स्टेट बन गया। इट मीन्स कि ये रशिया, चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच में ये एक बफर स्टेट बन के रह गया। और ब्रिटिश इंडिया की जो शॉर्ट इन्वेंशन है वो यहाँ पे यानी कि कुछ कुछ लोग जो है इंडिया से तिब्बत जाने लगे। 1913 में क्या हुआ कि तिब्बत रीअसेट हुआ, यानी कि किसी तरीके से वो फिर से इंडिपेंडेंस गेन किया और एक डिकेड के बाद ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे 1914 में एक सिमला कन्वेंशन हुआ, जिसमें कि यहाँ पे मैकमोहन लाइन का बर्थ हुआ, जो कि तिब्बत को इंडिया से सेपरेट करता है ईस्टर्न सेक्टर में। फिर 1950 में क्या हुआ कि चाइना जो है तिब्बत में घुस गया। तो इस तरीके से आप देखो कि तिब्बत का क्या हिस्ट्री रहा है और अब तक तिब्बत जो है अपनी ऑटोनोमस के लिए लड़ता ही रहता है। अब आइए कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें समझते हैं, तिब्बत का सिग्निफिकेंस, क्यों तिब्बत के लिए इतना लड़ाई होता है और अभी भी हम लोग तिब्बत पे इतना क्यों जान छिड़कते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि तिब्बत वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट्यू है। यहाँ पे आप देखो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। ऑन एन एवरेज अगर इसकी हाइट आप देखो तो मोर देन 4000 मीटर्स है। ठीक है, सी लेवल से बहुत ऊंचा है। तो इस तरीके का जो लैंड मास है ना वो नेचुरली यहाँ पे एक बफर जोन क्रिएट करता है, एक बैरियर है किसी भी पावर को यहाँ पे घुसने में। स्पेशली आप देखो कि चाइना और इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो सैंडविच जैसा काम करता है। देखिए एक साइड यहाँ पे इंडिया है, दूसरी साइड चाइना है, तो ये एक यहाँ पे आपका जो है सैंडविच जैसा काम करता है। लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका है सिग्निफिकेंस। पहले चाइना के लिए देखते हैं कि चाइना के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो इसकी जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल अगर हम लोग देखें तो चाइना आप देखो कि तिब्बत को एज ए स्ट्रैटेजिक पासेस समझता है, कि वो यहाँ पे चाइना की जो जियो पॉलिटिकल एम्बिशन है ना साउथ एशिया में, वो इसको तिब्बत के हेल्प से वो और ज़्यादा फैला सकता है। मायो के द्वारा ये कहा गया था कि तिब्बत जो है वो चाइना का हाथ है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश ये सारे फिंगर्स हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ पे फिंगर्स हो गए और तिब्बत यहाँ पे हाथ है। ये ऐसा दिखाता है कि चाइना का जो वेस्टर्न एज है और एक वाइटल लिंक है चाइना और साउथ और सेंट्रल एशिया के बीच में। तो इसकी जो लोकेशन है ना वो चाइना के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस मुझे लगता है कि नेपाल फेव में मैं इसके बारे में डिस्कस की थी कि तिब्बत में जो है सारे जितने भी वर्ल्ड के फेमस वाटर की सोर्सेज आपको यहाँ पे तिब्बत में ही देखने को मिलेगा। तो इसको एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। तिब्बत की जो ग्लेशियर है वो एशिया की ग्रेट रिवर्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गए, मेकोंग हो गए, याक्से हो गए, इंडस है, येलो है, सैल्विन है, ये सब कहाँ से निकलते हैं तो तिब्बत के ग्लेशियर से ही निकलते हैं। मिनरल वाटर अगर हम लोग प्लेट्यू से देखें तो ये वन ऑफ द रीजन्स की फर्स्ट कमर्शियली ट्रैप्ड यहाँ पे रिसोर्सेज है। इंटरनल स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चाइना का जो वेस्टर्न डेवलपमेंट कैंपेन है ना ये इसका एक पार्ट है।
इससे क्या है कि वेल्थ कैप बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है अगर चाइना की हम लोग वेस्टर्न हिंडरलैंड की तरफ देखें या फिर रिच ईस्टर्न सी बॉर्डर की तरफ देखें। तो चाइना जो है ना तिब्बत के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली तिब्बत में इन्वेस्ट करने से, डेवलप करने से अल्टीमेटली चाइना को ही फ़ायदा होगा। साथ ही मिनरल रिसोर्सेज का भंडार है। चाइना का बिगेस्ट कॉपर डिपॉजिट आप देखो तिब्बत के यहाँ पे योंगलोंग कॉपर माइन में है। तो तिब्बत में आपको यहाँ पे कॉपर के साथ साथ आयरन, लीड, जिंक, कैडमियम ये सारे डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे चाइना जो है ना ये सारे डिपॉजिट से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी इकॉनमी को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे तिब्बत में जो है क्रूड ऑयल भी है और नेचुरल गैस का भी भंडार है। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा लालची है चाइना। तो कैसे आप समझ सकते हो कि चाइना इसको छोड़ देगा। सो टूरिज्म में पोटेंशियल अगर हम लोग देखें तो शांग्री ला सर्किल है, जिसमें कि आपका ट्रायंगुलर बॉर्डर एरिया है तिब्बत, सियाचुन, यूनाम का। और ये ऑलरेडी इसको जो है ना नेशनल टूरिस्ट डेवलपमेंट एरिया में इसको लिस्ट किया गया है, और ये काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है वहाँ के लोगों के रहने के लिए, और बाहर के लोग भी वहाँ पे घूमने जाते हैं। तो हर एक एंगल से आप देख सकते हो कि तिब्बत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। वही अगर हम लोग अपने देश के अकॉर्डिंग देखें कि हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे हमारे लिए तिब्बत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो इसकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्योंकि तिब्बत जो है एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे लिए। चाइना जब भी इंडिया की तरफ आता है तो वो तिब्बत से होकर आता है, तो एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा बफर जोन है जो कि हमें पहले ही बता देता है, यानी कि आगाह कर देता है कि चाइना हमारे तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा है कि तिब्बत जो है एक फैक्टर है चाइना इंडिया चाइना रिलेशन में। सीनो इंडियन यानी कि चाइना इंडियन अगर रिलेशन देखें तो ये आप लोग देखो कि काफ़ी इवेंट्स के कारण भी यहाँ पे हेल्ड होता है जैसे तिब्बत में। और रिलेशनशिप जो यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट और तिब्बतन का है वो भी हमारे लिए एक अच्छा खासा फैक्टर है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो तिब्बत का इंडिया और चाइना के साथ गुड रिलेशन है। अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो तिब्बतन जो प्लेटू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एशियन मानसून के लिए। और साथ ही साथ लार्जर यहाँ पे कंसंट्रेशन है ग्लेशियर का, जो कि दोनों पोल से आपका बाहर है। कल्चर और रीजन के हिसाब से देखें तो बुद्धिज्म है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है तिब्बत में, वो भी इंडियंस के ही द्वारा। तो दलाई लामा का एक घर भी है जो कि एक रिलीजियस लीडर है, काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है हमारे देश के लोगों के द्वारा। तो इसलिए हमारी कनेक्टिविटी भी है, चाहे कल्चर, रिलीजन हो या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, एक तरीके का फैक्टर भी है, और इसकी लोकेशन हमें काफ़ी ज़्यादा सेव करती है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि इंडिया का क्या स्टैंड होता है तिब्बत और इसके करंट पॉलिसी को लेकर, तो जैसे चाइनीज़ की इन्वेजन थी, चाइनीज़ ने जिस तरीके से तिब्बत में घुसा, तिब्बतन के जो गवर्नमेंट थे वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशन को अपील किए, बट इंडियन की जो डेलीगेशन है ना वो एक पीसफुल सॉल्यूशन चाहती है। हम लोग हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से जो है कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं। अगर पंचशील एग्रीमेंट के बाद देखें, यानी कि जो हमारा एग्रीमेंट ट्रेड और इंटरकोर्स था जो कि तिब्बतन रीजन ऑफ चाइना और इंडिया के बीच में, तो इंडिया के द्वारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स भी दिया गया, यानी कि जो यहाँ पे क्षेत्रीय अधिकार है वो हम लोग जो है तिब्बत को दिए थे, जैसे मिलिट्री स्कॉट्स हो गया या फिर पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ है, ये सारी चीज़ भी हम लोग अपने यहाँ से चाइना तिब्बत को दिए थे। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे तिब्बत का जो नेशनल अपराइजिंग है लासा का 1959 में, इससे क्या हुआ कि जो दलाई लामा की फ़्लाइट थी, और उस समय आप देखो कि 80,000 जो तिब्बतन्स थे वो यहाँ पे इंडिया में रिफ्यूजीज ऐसा आए, नेपाल में गए, भूटान में गए। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो दलाई लामा का प्रेजेंस है और तिब्बतन जो एक्साइल गवर्नमेंट है इंडिया में, वो एक तरीके का फैक्टर है जिससे कि 1962 का वॉर भी हुआ, और तिब्बत जो है एक यहाँ पे इटर्नल सोर्स भी हो गया टेंशन का सीनो इंडिया रिलेशन को लेकर, कि हमारे आप देखो कि एक बीच में ऐसा देश है जो कि पिस चुका था इंडिया चाइना के झगड़े के कारण, तो ये भी इनकी प्रॉब्लम थी। ऑटोनोमस रीजन की अगर बात करें तो ये टेरिटोरियल पार्ट है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि इंडिया का स्टैंड हम लोग ऐसा समझते हैं कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। हम लोग तिब्बत को एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंस कंट्री जैसा नहीं मानते, हम लोग चाइना का पार्ट से ही मानते हैं, क्योंकि एक हम लोग एग्रीमेंट साइन किए थे जिसमें कि हम लोग यहाँ पे वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते, जिसमें ये कहा गया है कि तिब्बत भी चाइना का पार्ट है। तो अब आप लोग समझ जाओ, हम लोग यही चीज़ समझते हैं, हम लोग अभी भी यही फॉलो करते हैं, क्योंकि पेपर में तो यही चीज़ें हमारे द्वारा साइन की गई है। आज के भी डेट में आप देखो कि इंडिया में एक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है जो कि तिब्बत में ये काम नहीं करता है, जिसको हम लोग तिब्बतन रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2014 का कहते हैं। पॉलिसी मेनली फोकस करते हैं ना कि तिब्बतन की वेलफेयर हो इंडिया में, यानी कि जो भी तिब्बत अगर इंडिया में आए तो उनका एक अच्छा सा ख्याल रखा जाए। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे चाइनीज़ पॉलिसीज़ हैं तिब्बत में। इट मीन्स कि आप देखते हो कि तिब्बत जो है चाइना से हमेशा फ्रीडम की गुहार मानते हैं कि उनकी ऑटोनोमस वापस दे दे, बट चाइना ऐसा देता नहीं है। बट हम लोग तिब्बत को जो है एक बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इंडिया अगर हम लोग देखें तो वन चाइना प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें कि यही चीज़ है कि तिब्बत कार्ड है ये खेला जाता है, और जो यहाँ पे चाइना के प्रिंसिपल के अंदर ही आता है।
तो इसलिए हम लोग जो है इस तरीके से तिब्बत को कभी भी ऑटोनोमस कंट्री जैसा नहीं यहाँ पे हम लोग उसको सपोर्ट कर पाते, ना ही रिकॉग्नाइज कर पाते। ये जो तिब्बत की पॉलिसी और सपोर्ट एक्ट है यूएसए का, इसके बारे में देख लीजिए। इसको तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट कहा जाता है। इससे क्या है कि यूएस की जो कॉन्सुलेट है वो तिब्बत के मेन सिटी यानी कि सबसे मेन सिटी लहासा है ना, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये एब्सोल्यूट राइट तिब्बतन को दिया गया है कि वो अपने दलाई लामा का सक्सेसर चुन सकते हैं और तिब्बत की जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एक्नॉलेज भी किया गया है, जितने भी सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनको लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन जैसा देखा भी जाता है, जो कि तिब्बतन डायस्पोरा का पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो जितने भी तिब्बतन हैं उनकी एस्पिरेशन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब ज़रूरत है कि एक पॉलिसी में शिफ्ट होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी और चाइना की जो रिलेशन है वो बर्बाद होती जा रही है। बायलैटरल रिलेशनशिप अगर इंडिया चाइना के बीच में आप देखोगे तो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुस गए हैं, काफ़ी डिस्ट्रॉय भी किए हैं। तो इसीलिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ ही वुहान कंसेशन 2018 का है और चेन्नई कनेक्ट जो 2019 का था, उस समय भी बहुत ज़्यादा हमारे जो भरोसे थे उसको वो चाइना तोड़ चुका है। साथ ही ग्रोइंग मिलिट्री पावर ऑफ चाइना है। आप देखो कि चाइना जो बैलेंस ऑफ पावर है ये शिफ्ट होते जा रहा है। पहले इंडिया बहुत पावरफुल था, आज के डेट में चाइना बहुत पावरफुल है। इंडिया जो है थर्ड हाईएस्ट डिपेंडेंस एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है पूरे वर्ल्ड में, बट चाइना जो है आज के डेट में आप देखो इसका 4 गुना ज़्यादा जो है खर्च करता है। इट मीन्स कि हम लोग जो है यूएस चाइना के बाद अपने डिफेंस में जो खर्च करते हैं वो थर्ड लार्जेस्ट है, बट चाइना हमारे कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा वो खर्च करता है अपने डिफेंस सेक्टर में। तो ग्रेटर एयर और नेवल स्ट्रेंथ है, मजबूत है उसके पास, जितनी भी हवा वायु शक्ति है या फिर जो नेवल शक्ति है वो चाइना के पास ज़्यादा है। और चाइना के पास एज भी है, यानी कि इंडिया के हमारे देश के कंपैरिजन में आप देखो तो उनके पास ग्राउंड फोर्स, मिलिट्री आर्सेनल ये सब बहुत ज़्यादा है। साथ ही इंडिया की अगर ग्लोबल एस्पिरेशन देखें, यानी कि बिगेस्ट जो ऑब्स्टिकल है हमारे लिए इंडिया के लिए, वो मोर प्रोमिनेंट रोल होगा इंटरनेशनल स्टेज में। जैसे कि परमानेंट मेंबर है चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और हमेशा ये वीटो कर देता है। वीटो एक तरीके का पावर है कि अगर कोई यहाँ पे 5 कंट्री चाहे तो वो यहाँ पे कोई भी काम को रोक सकते हैं। तो चाइना जो है हमारी जो सीट होती है, हम लोग हमेशा फाइट करते हैं कि हमें जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर, परमानेंट मेंबर बनाया जाए, बट इसके लिए चाइना हमेशा हमें रोकता है। साथ ही इकोनॉमिक लॉस भी है। 1954 से 2019 के बीच में देखें तो कंटिन्यूस जो चाइनीज़ ऑक्यूपेशन हुआ है तिब्बत का, इससे इंडियन टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, यानी कि $462 बिलियन तक का लॉस हुआ है। अगर हम लोग नेशनल इंटरेस्ट, साथ ही नेशनल इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर एक्सटेंड किया जाता है तो बीजिंग जो है काफ़ी इनसिक्योर है, वो भी एथनिक तिब्बतन्स के लॉयल्टी को लेकर, जो कि इनके रूल्स के अकॉर्डिंग ये चला जाता है। तो वही आप देखो कि ये इंडिया की इंटरेस्ट है जो कि इंश्योर कर सकता है कि चाइना जो है ना वो तिब्बत के ऊपर जो है ना अपनी कंसोलिडेशन को होल्ड नहीं कर सकता। तो ये बहुत अजीब सी बात है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि यही सारे रीजंस है ना जिससे कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम लोग को आप पॉलिसी में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। एक तो हमारा चाइना के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, ऊपर से चाइना का जो मिलिट्री पावर बढ़ते जा रहा है, ऊपर से ग्लोबल एस्पिरेशन की यहाँ पे आप देखो इंडिया की जो ग्लोबल एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है, हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे रोड अहेड यानी कि वे अहेड में बताया गया है कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो डिमांड करता है कि हम लोग अपने खुद के इंटरेस्ट को पहले सिक्योर करें और जो लोग हमारे यहाँ और जो बॉर्डर में रह रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो 2 कंट्री के बीच में रहने वाले, बॉर्डर में रहने वाले लोगों को ही होती है। तो उनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें फिर से यहाँ पे जो है सिर्फ तिब्बत और तिब्बतन रिफ्यूजी को लेकर यहाँ पे रीथिंक करने की ज़रूरत है, बट पूरे इंटायर हिमालयन बेल्ट को भी लेकर सोचने की ज़रूरत है। अगर तिब्बत का रिकॉग्निशन हम लोग देखते हैं तो चाइना के पार्ट के ही जैसा देखते हैं, तो ये एक कंटिजेंट है कि हम लोग तिब्बत की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करें, साथ ही साथ जनरली इसको प्रिजर्व भी करें। साथ ही आप देखो कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि प्रेस हार्ड हो जिससे कि हम लोग इन तिब्बत की जो ऑटोनॉमी है वो फिर से रिस्टोर कर सकें। साथ ही एक ऑफिस ऑफ नॉर्दर्न फ्रंटियर एंड तिब्बतन अफेयर्स भी यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो कि पीएमओ ऑफिस के तहत हो। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जा रही है कि इम्परेटिव होना चाहिए। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है इसको ज़रूरत है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग हेल्प करें, जिससे कि जो यहाँ पे सीटीए है वो यहाँ पे निकल कर आए, यानी कि कंटिजेंट ऑन जो तिब्बत ऑटोनॉमी है वो यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को जो है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जा सके। साथ ही साथ आप देखो कि दलाई लामा की जो 5 पॉइंट पीस प्लान है उसके ऊपर काम करने की कोशिश की जा रही है कि तिब्बत की यहाँ पे ऑटोनॉमी को रिस्टोर किया जाए और जो नॉर्मलसी है तिब्बत में, एक नॉर्मल लाइफ लोग वहाँ पे लीड कर सके। तो यहाँ पे दलाई लामा की अगर 5 पॉइंट पीस प्लान देखें तो इसमें क्या क्या है,
ट्रांसफॉर्मेशन करना है तिब्बत का, वो भी एक शांति वाला जोन में, और जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है उसको रिस्पेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें दलाई लामा चाहते हैं, तो उस चीज़ों को हम लोग आगे लेकर चले और ऐसे ही जो तिब्बत है उसको ऑटोनॉमी और नॉर्मलसी वहाँ पे लेकर आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आइए कुछ और देख लेते हैं। लेकिन देखिए हम लोग को क्या ज़रूरत है पॉलिसी में शिफ्ट करने का, ये तो देख लिए, लेकिन पॉलिसी शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहले तिब्बत की लैंडस्केप देखिए, जो कि काफ़ी ड्रास्टिकली यहाँ पे चेंज हो चुका है। सेल्फ रिलायंट यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लोग आत्मनिर्भर हैं, उनके पास ज़्यादा जॉब है, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन ज़्यादा होने वाला है। साथ ही इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे तिब्बतन रिफ्यूजी देखें तो वो डेवलपमेंट से कट चुके हैं, उनका जो होमलैंड है वहाँ से डेवलपमेंट से वो कट चुके हैं। तो अगर कोई भी हम लोग पॉलिसी में शिफ्ट लाते तो इससे कहीं ना कहीं इस चेंज के कारण उन पे भी इम्पैक्ट होगा। इंडिया की एक्सपीरियंस अगर 2014 से 18 पीरियड के बीच में देखें तो तिब्बत कार्ड कई बार जो है चाइना के द्वारा खेला जाता है, जिससे कि हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तिब्बत एक कोर इशू है चाइना के लिए, और कोई भी चेंज अगर हम लोग अपने पॉलिसी में करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे चाइना को भी प्रोवोक करेंगे कि वो यहाँ पे जितने भी इंसर्जेंट है इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी में उसको सपोर्ट करे, तो ये चीज़ें रिवाइव हो पाएगी। क्योंकि आप देखो कि चाइना हमेशा से चाहता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना उसको वो अपने कब्जे में लेने का कोशिश करता है, क्योंकि वो तो एक अंडर डेवलप्ड एरिया है और साथ ही साथ हमसे काफ़ी दूर है। तो हम लोग अभी तो उस पर फोकस कर रहे हैं, बट चाइना चाहता है कि वहाँ पे इंटर करके वो सारी एरिया को वो अपने अंदर ले ले। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि तिब्बत को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और यहाँ पे कोर इशू अगर हम लोग देखें तो चाइना को चिढ़ाना ही होगा। अगर चाइना एक बार चैलेंज कर लिया हमें तो फिर हमारी जो है ना वो खैर नहीं होगी। तो इस टाइप का बात कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग को सोच के ही इस तरीके का स्टेप उठाना चाहिए। अब पंचशील एग्रीमेंट के बारे में बात किए थे तो 5 प्रिंसिपल क्या था। सबसे पहले कि शांतिपूर्ण तरीके से एक्सिस्टेंस करना है, म्यूचुअल नॉन एग्रेसिव होना चाहिए, साथ ही इक्वल और म्यूचुअल बेनिफिट हो। दो कंट्री के बीच में अगर कोई भी समझौता हो रहा है तो दोनों देशों के लिए इक्वल होना चाहिए और दोनों देशों को एक जैसा यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए। साथ ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, हर एक दूसरे दो कंट्री के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट अगर यहाँ पे साइन हो रही है तो उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। साथ ही म्यूचुअल नॉन इंटरफ्रेंस हो, यानी कि एक दूसरे के टेरिटरी में कोई भी अगर अफेयर्स हो रहा है तो उसमें कोई भी तरीके का इंटरफ्रेंस नहीं करना है। ठीक है। तिब्बत ऑटोनॉमी रीजन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लीजिए। कहा जाता है कि शॉर्टली आफ्टर द जो चाइनीज़ ऑक्यूपेशन था तिब्बत में 1950 में, तो चाइना ने तिब्बत को एक नंबर ऑफ पीसेस में काट दिया था, जो कि ये पीस जो है वो अपने आप को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कहते हैं, और ये हाफ ऑफ द आपको तिब्बतन प्लाटू में देखने को मिलेगा। तिब्बत अगर हम लोग ऑटोनोमस रीजन की बात करें तो ये 5 ऑटोनोमस एरिया जो चाइना का है ना उसमें से एक है। साथ ही यहाँ पे रीजनल इथनिक ऑटोनॉमी रहते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि ये कहते हैं कि चाइना आज की भी डेट में ह्यूमन राइट्स जो तिब्बत में है ना, जो लोगों की यहाँ पे हक है उसको भी वायलेट करते हैं, और साथ ही साथ पॉलिटिकल और जो रिलीजियस रिप्रेशन है ये देखने को मिलता है। और चाइना जो है लगातार इस चीज़ को अपोज करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी उनके द्वारा नहीं किया गया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक कि इंडिया की तिब्बत पॉलिसी क्या है, हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार आप देख रहे हो कि चाइना का जो यहाँ पे पॉलिसी है वो तो अपना शिफ्ट कर चुका है, और चाइना का रवैया भी यहाँ पे आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा चेंज और एग्रेसिव होते जा रहा है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग को भी यहाँ पर जो है अपने तरीके से तिब्बत के लिए सोचना होगा। तो यहाँ पे एक बार हम लोग ये बातें कर लेते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पे देखा। तो काफ़ी कुछ देखे। सबसे पहले तो तिब्बत की लोकेशन देखे, तिब्बत की हिस्ट्री देखे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तिब्बत कैसे ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझे, चाइना के लिए भी इंडिया के लिए भी। तो इंडिया के लिए आप देखो कि सबसे पहले इसकी लोकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें जो है चाइना से बचाता है। एक लॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका है, कल्चर और रिलीजियस कनेक्टिविटी है। हमारी क्या स्टैंड होती है, एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग तिब्बत को ऑटोनोमस कंट्री जैसा नहीं मानते हैं, उसको चाइना का ही पार्ट मानते हैं। और पंचशील एग्रीमेंट है हमारे और तिब्बत के बीच में, जिसके थ्रू हम लोग इस तरीके से तिब्बत को लेकर चलते हैं। साथ ही आप देखो कि हमें अपनी जो पॉलिसी है उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगा ये भी देखें, और पूरी तरीके से वे फॉरवर्ड भी देख लिए। तो गाइस आज के लिए बस ये 2 टॉपिक रखते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाद में हम लोग कल देखेंगे इंडिया पैलेस्टीन पॉलिसी, क्योंकि आप लोग देखिए कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आगे बढ़ते ही जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डिबेट एंड डिस्कशन होते ही रह रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल नॉलेज यहाँ पे दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 2 टॉपिक मुझे लगता है कि आपको समझ में आएंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर लेसन हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए लाइक कीजिए, और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू।